के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश पर दिल्ली के कनॉट प्लेस के मंदिर में उनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की। प्रहलाद मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब हम छोटे थे तो गुर्बत की वजह से हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज पूरे मुल्क के लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश मना रहे हैं और ये बेहद फ़ख्र की बात है। हमारी नुमाइंदा रचना ने प्रहलाद खास बातचीत की। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कह सकते हैं कि आज के दिन को मोदी डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ भी किया गया है, जो कि पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हवन यज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए किया गया, इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री छोटे थे आप लोगों का किस तरीके का एक्सपीरियंस था, किस तरीके से जन्मदिन मनाते थे? पहले जन्मदिन क्या मनाए, खाने की चिंता थी, जन्मदिन कहाँ से याद आता है। ये परंपरा तो अब थोड़ी चालू हो गई है, नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने तब से। अच्छा प्रहलाद जी, कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक के पद पर मोदी जी पहुंचे, तो अब कैसा लगता है? क्योंकि समय तो अब परिवार को कम दे पाते होंगे, आप लोगों की बातें भी कम हो पाती होगी। पहले किस तरीके की बातें होती थी, क्या कुछ था? 70 में उन्होंने घर छोड़ दिया है। 70 से नरेंद्र भाई परिवार को कुछ देते ही नहीं है, टाइम भी नहीं देते और दूसरा कुछ नहीं देते। सब बोलते हैं कि ये देश के लिए है, तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो देश के लिए सारा समय है पीएम का। अरे जो कुछ है वो सब देश के लिए है। उसमें आप उनकी आय समझो, उनकी बचत समझो, उनकी भेंट समझो, जो मिलता है सब देश के लिए। अच्छा प्रहलाद जी, दिनचर्या शुरू से पीएम की किस तरीके की रही थी? क्योंकि अभी भी पीएम सुबह जल्दी उठते हैं, तो जब छोटे थे तब की क्या दिनचर्या? मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठने के आदती थे और वो संस्कार हम सभी भाइयों में है। मैं भी 3:30 बजे उठ जाता हूँ, काम न हो या हो, 3:30 बजे मैं उठता हूँ। इसीलिए उठने की बात अलग है, लेकिन उठकर देश की चिंता शुरू करने वाला एक ही है हमारे परिवार में, और वो है नरेंद्र मोदी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी, जो कि यहाँ पर उनकी दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही दूसरों के लिए सेवा करते रहे और आज जिस तरीके से वो पीएम बनने के बाद देश की सेवा कर रहे हैं, उनका सारा समय सिर्फ और सिर्फ देश के नाम ही समर्पित है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन फंक्शन प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। वहीं उन्होंने अपने खिताब में मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को भी उजागर किया। खासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी का तस्करा किया और कहा कि इस सख्त कदम के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं, वहाँ एक भी गोली नहीं चली। मोदी जी का जन्मदिन है, हम सब इनको लंबे आयुष्य और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं और लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व श्री मोदी जी करते रहें, देश का मार्गदर्शन करते रहें और दृढ़ता के साथ देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान की दिशा पर ले जाए, ये हम सभी की शुभकामनाएं हैं। कोई सरकार 30 साल चलती है तो 5 बड़े फैसले ले पाती है, मगर ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की चली 5 साल चली, इसने 50 से ज्यादा बड़े फैसले लेकर देश को परिवर्तित करने का काम, एक निर्णायक सरकार देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, नोटबंदी, 1 रैंक 1 पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जनधन अकाउंट, अब 370 और 35 से ट्रिपल तलाक, ढेर सारे ऐसे फैसले लिए जो फैसले लेने के लिए 20-20 साल लगते थे मगर हिम्मत नहीं होती थी। 370, 35 से सब लोग मानते थे, मेरी पार्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि हम बोल रहे हैं मगर कैसे करेंगे, और काफी सारे लोग ऐसा मानते थे होना चाहिए मगर क्या करें, मजबूरी है। 5 अगस्त के दिन
जब संसद हुई और प्रधानमंत्री जी ने सुबह कैबिनेट में फैसला लिया कि इस देश अब 370 और 35 से मुक्ति चाहता है, अखंड भारत का स्वप्न हम पूरा करना चाहते हैं और आज इससे भी हम मुक्ति पा ली। ढेर सारी बातें होती थी, ये होगा वो होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 5 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक इतना समय हुआ, कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है, एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ है और बिल्कुल शांति के साथ कश्मीर खुला है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कौन से फैसले से ताकतवर पीएम लगते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटबंदी से जीडीपी 5% पर पहुंच गई है और जीएसटी की वजह से मईशत पर काफी बुरा असर पड़ा है। और कपिल सिब्बल से खास बातचीत की हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर अमित शाह ने कई बातें कही। ये कहा कि ये सरकार कितनी सशक्त है, कितने बड़े फैसले 5 साल में 50 से ज़्यादा बड़े फैसले लिए। पुरानी सरकार जो थी उसमें बेचारे प्रधानमंत्री थे, आज सशक्त प्रधानमंत्री। देखिए, ऐसा है, पहले तो हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं और हम कोई ऐसी विवादित बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अमित शाह से ज़रूर पूछेंगे कि कौन से वो बड़े फैसले हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सशक्त प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहला तो बड़ा फैसला नोटबंदी का, जिसकी वजह से आज हमारी जीडीपी है वो 5% तक पहुंच गई है। तो उसकी मुबारकबाद कि हम अमित शाह जी को दें, प्रधानमंत्री जी को दें कि आपकी वजह से जो इकॉनमी हमारी थी, जो हमारे वक्त पे 8% पे ज़्यादा चलती थी, वो आज 5% पे पहुंच लिया। दूसरा इनका सशक्त फैसला वो है जीएसटी। और जीएसटी जो न्यूट्रल रेट है, शायद इनको मालूम नहीं, लेकिन किसी अर्थशास्त्री से पता कर लें, जो जीएसटी का न्यूट्रल रेट है, जहाँ रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, वो लगभग 23-24% है। ठीक है ना? तो वो कभी न्यूट्रल रेट कभी पा ही नहीं सकते। इसीलिए हर साल 1 लाख करोड़ से कमती की इनकी जीएसटी की रिकवरी होती है। तो वो भी उनको मुबारकबाद देना चाहिए कि आपने सारी इकॉनमी बर्बाद कर दी। तीसरा, इन्होंने ये एक मोटर व्हीकल बिल पास किया। ये सशक्त प्रधानमंत्री हैं। उस मोटर व्हीकल बिल की वजह से इनके अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हम उसको लागू नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये इनका सशक्त फैसला है। महाराष्ट्र लागू नहीं करना चाहता, हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है लागू करूंगा तो इलेक्शन हार जाऊंगा। दोनों जगह इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है ना? मतलब कि इनके जो सशक्त फैसले हैं वो बिना सोच के, बिना समझ के फैसले हैं। ना समझी की वजह से आज हिंदुस्तान इस दौर पे खड़ा है कि जो हमारा आम आदमी है, जो हमारा रिच है, जो दौलत वाला है, उसकी तो दौलत 60% या 40% बढ़ गई पिछले सालों में, लेकिन गरीब आदमी की वहीं रही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको सरकार चलाने की समझ है या नहीं? प्रधानमंत्री जी, आज के दिन गुजरात में क्या हो रहा है? सशक्त प्रधानमंत्री जी, गुजरात में ये हो रहा है कि अहमदाबाद के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में कहा है कि हर स्कूल, रूरल स्कूल गुजरात में 370 पे डिबेट होगी, 370 पे मतलब कि डिस्कशन होगी। और उसका प्रधानमंत्री के जन्मदिन से क्या ताल्लुक? सशक्त प्रधानमंत्री हैं और सशक्त नेता हैं। 370 का हम परिणाम ये कहते हैं कि 92% लोग जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। तो अगर 92% लोगों ने स्वागत किया है तो पिछले 43 दिनों में इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं चल रहा है? अगर सब लोग स्वागत कर रहे हैं, ठीक है ना? और जो क्रॉस बॉर्डर की जहाँ डेथ्स हुई हैं लोगों की, वो भी आंकड़े सामने आ गए। तो मैं मतलब कि इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जन्मदिन की मुबारकबाद। लेकिन हिंदुस्तान का जन्मदिन तब होगा ना जब खुशहाली पैदा होगी। धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने एक बार फिर आर्टिकल 341 के तहत हो रहे इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों को रिजर्वेशन में शामिल करने का मुतालबा किया है। दिल्ली में मोर्चे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोर्चे के लीडर अशरफ कमल ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 341 साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की
गलती बताया। सबसे पहले तो आज 17 सितंबर वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की जो है यौम पैदाइश है। मोर्चा की तरफ से हम लोग उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि 1950 में ही दफ़ा 370 का मामला आया, दफ़ा 341 का मामला आया, दोनों प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए आया। आपने बड़ी साहसी कदम उठाया, 370 समाप्त किया और लोगों को आपने ये भरोसे में लिया कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए ये सब काम करेंगे। तो वहाँ तो 40-50 लाख लोगों का मामला है, लेकिन जो 14 करोड़ मुसलमानों का मामला यहाँ है वो 341 से मुतासिर हो रहे हैं। आप वही 1950 का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर जवाहरलाल नेहरू की गलती का ही नतीजा है, तो आपने वहाँ किया, इसको भी कर दीजिए ताकि 14 करोड़ मुसलमान मेन स्ट्रीम से आए, वो अपनी रोजी रोटी कमाएँ और यहाँ बुनियादी मसला का जो है वो हल हो सके। इसमें यह कि इसमें एक मजहबी पाबंदी लगा दी गई कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन दलितों को मिलेगा जो हिंदू होंगे। हालांकि मुसलमानों के अंदर भी दलित हैं। हमारी चाहत ये है कि बस 341 के अंदर मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक फैक्ट्री की इमारत मुनहदम हो गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली। कायदे कानून को बालाए ताक रखकर इस इमारत को तामीर किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इमारत गिरने की वजह से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मलबे को साफ किया जा रहा है। यहाँ से फोन आया था हमारे कंट्रोल रूम में जी कि यहाँ पे एक बिल्डिंग गिर गई है। हम लोग यहाँ लोकेशन पे आया, सर्च किए, यहाँ पे देखा, डॉग सर्च भी कराया, कोई यहाँ पे बंदा दबा नहीं हुआ जी नहीं है। और जिसका मालिक है इसके, उन्होंने बताया कि रात 11 बजे की बिल्डिंग गिरी हुई है। हमारी फैक्ट्री का नंबर है 51 नंबर, क्योंकि यहाँ नंबर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। तो बराबर वाली जो हमारी फैक्ट्री है वो 335, 335 और 338 दो फैक्ट्री नंबर जहाँ जिसकी की बिल्डिंग बन रही थी और वो बिल्डिंग सारी की सारी हमारी फैक्ट्री के एक सर तरफ और दूसरी तरफ दूसरी फैक्ट्री, मतलब आधी हमारी तरफ आधी दूसरे प्लॉट में गिरी। अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ बयान दे डाला। भोपाल में संत समाज के लोगों से खिताब के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज भगवा पहनकर लोग इस्मत रेज़ी कर रहे हैं, मंदिरों तक में रेप हो रहे हैं और ऐसा करने वालों को हमारा सनातन धर्म कभी माफ नहीं करेगा। व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर साधु बनता है, धर्म के आचरण करते हुए आध्यात्म की तरफ मुड़ता है। लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूर्ण बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म है? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने गायों की हिफाजत के लिए गौशाला बनाने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अफसरों की लापरवाही की वजह से कई जिलों में गौशाला की तामीर का काम काफी पीछे रह गया है। सरकार ने हर जिले में 30 से 45 गौशाला बनाने की बात कही थी। सरकार ने इस मामले में नाराजगी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द गौशाला की तामीर को मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। जी के आदेश है, निश्चित तौर पर वो इंटरेस्ट जताएंगे और गौशाला का काम बहुत तेजी से चलेगा। जो रुचि नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के संज्ञान में आएगा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा, वो स्टेप्स लेंगे। ये सरकार सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रही है, एक भी घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई है। एक भी गौशाला पिछले 9 महीने में बनकर तैयार नहीं हुई। गौ माता सड़क पर एक्सीडेंट से मर रही है और लोग भी उससे मर रहे हैं। गौशालाओं को गौ में रख के पॉपुलरिटी तो बहुत ले ली इनने, लेकिन एक भी गौशाला आज तारीख तक निर्माण होकर चालू नहीं हुई 9 माह के अंदर की। पुरानी को ये बताएं वो बात अलग है, मैं नई गौशाला बन के चालू नहीं हुई ये बात कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार चिकन और दूध एक साथ नहीं फरोख्त करेगी। वजीर लखन सिंह ने कहा कि अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया। दरअसल एमपी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में पार्लर खोलने की पहल की थी। इस पार्लर में
चिकन के साथ साथ गाय का दूध भी फरोख्त हो रहा है। लोगों ने चिकन और गाय का दूध एक ही पार्लर में फरोख्त करने पर सख्त एतराज किया और तमाम हालात का जायजा लिया हमारे साथी शरद ने। सरकार अब चिकन और गाय का दूध एक ही पार्लर में नहीं बेचेगी। सीएम कमलनाथ के इस मामले में संज्ञान लेने के बाद पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इस बात की तस्दीक की है कि अगर जनभावनाएं ऐसी हैं कि दूध और चिकन एक जगह न बेचा जाए तो सरकार ऐसा नहीं करेगी। हम इस वक्त उसी पार्लर के ठीक बाहर खड़े हैं जिसे सरकार ने कुक्कुट विकास निगम की मदद से राजधानी भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोला है। और इस पार्लर में एक तरफ चिकन जो कड़कनाथ होता है उसका चिकन बेचने की व्यवस्था की है। इसके ठीक बगल में दूसरा पार्लर मिल्क पार्लर है जिसमें गाय का शुद्ध ताज़ा दूध बेचने की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आपत्ति दर्ज करते हुए एक चिट्ठी सीएम कमलनाथ को लिखी थी जिसमें यह कहा था कि चिकन और दूध एक साथ एक जगह बेचने से जन भावनाएं आहत होती हैं और ये मुद्दा दरअसल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस पर सीएम कमलनाथ ने संज्ञान लिया और पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने कहा है कि सरकार आने वाले दिनों में यह ध्यान रखेगी कि जो पार्लर हैं वो इस तरीके से खोले जाएं कि चिकन का पार्लर अलग हो और दूध बेचने की व्यवस्था पार्लर में अलग से की जाए। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर अभी भी जारी है। महकमा मौसमियात ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है जबकि 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश और सैलाब से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। सीहोर जिले में रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह मुतासिर हो गई है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान खतरे में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। मुरैना में चंबल नदी उफान पर है। जिला इंतजामिया ने 89 गाँव में अलर्ट जारी किया है। बाढ़ मुतासिरों को मदद के लिए फौज की मदद ली जा रही है। अलग अलग इलाकों में 14 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। बरबासीन गांव में गांव वालों को रेस्क्यू कर लाने वाली नाव डूब गई जिसमें राहत कामों में लगे लोगों ने 14 लोगों को महफूज बचा लिया, लेकिन इस हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई। अभी भी कई इलाकों में गांव वाले फंसे हुए हैं। देवास जिले में भी सैलाब के पानी से लोगों का बुरा हाल है। भारी बारिश से फसलें चौपट हो गई हैं। सोनकच्छ में फसल बर्बाद होने से किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भिंड के अटेर में फौज के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। 8 गांव के लोगों को सेना के जवान एनडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू करने में जुटे हैं। नीमच के रामपुरी सेक्टर में चंबल नदी का पानी घुस गया है जहां 3000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। मंदसौर में गांधी सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि इस बांध के टूटने की अफवाह भी फैल रही है। इसे लेकर डीएम ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। इधर छतरपुर में नदी में नहाने गए नौजवान की मौत हो गई। धसान नदी में पानी बढ़ गया है। डैम के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही हैं। सभी को ये बताया जाता है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। गांधी सागर बांध पूरी तरह सुरक्षित है। शाहजहांपुर के निपानिया डैम में डूबे नौजवान की लाश को बरामद कर लिया गया है। यहाँ 2 लोग नहाने गए थे। इस दौरान गहरे पानी में एक शख्स डूब गया था। एमपी में दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। सरकार और इंतजामिया लोगों को मुकम्मल तौर पर मदद पहुंचाने का दावा कर रही है और हालात को काबू करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के वजीर ज़राअत सचिन यादव ने कहा है कि रियासत में सैलाब मुतासरा लोगों के लिए कमलनाथ हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हमने मरकजी सरकार से भी सैलाब मुतासरा लोगों के लिए 10,000 करोड़ का मुतालबा किया है और न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने सचिन यादव से खास बातचीत की। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिले इन दिनों बाढ़ से परेशान हैं और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव जी हैं। उनसे ही बात करते हैं। सर, मध्य प्रदेश में जो हालात हैं किस तरह से आपने संज्ञान लिया है और क्या प्रक्रिया चल रही है?
देखिए, पिछले दिनों जो अति वर्षा के कारण हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो है हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जान माल का नुकसान हुआ है और लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो है पूरा प्रशासन जो है पूरी सरकार जो है हमारे बाढ़ प्रभावित लोगों की को राहत देने का काम जो है लगातार जारी है और माननीय मुख्यमंत्री की पूरी नज़र जो है पूरी स्थिति पर पूरी नज़र उनकी रखी हुई है और उनके समय समय पर उनके जो है आवश्यक दिशा निर्देश जो है शासन प्रशासन को दिए जा रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि केंद्र सरकार से जो आप लोगों को उम्मीद है शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। बीच में कुछ बयान भी इस तरह के आया कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से ये केंद्र सरकार बीच में अड़ंगा लगा रही है। देखिए, अभी हमने केंद्र सरकार से इस संकट की घड़ी में जो है हमने मदद मांगी है और करीब 10,000 करोड़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल में लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन इलाज से ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ हैं ये परेशानियां, ये आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुझे इजाजत दें, आदाब। बालोद जिला अस्पताल का हाल है बेहाल। इलाज के लिए मरीजों को होती है परेशानी। कई दिनों बाद भी मरीजों के हालात में नहीं आती है बेहतरी। अफसरान लापरवाह, मरीज लाचार। ये बालोद का जिला अस्पताल है। लोग यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां मरीजों को इलाज के नाम पर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मरीजों को अस्पताल में दाखिल तो कर लिया जाता है, लेकिन इनको सही इलाज नहीं मिल पाता है। अस्पताल में डेंगू जैसी बीमारियों से मुतासिर मरीजों का भी सही से इलाज नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि अस्पताल मुलाजिमीन का सलूक भी सवालों के घेरे में है। जिला अस्पताल खोल दिए हैं, इतने लाख रुपए की बिल्डिंग बना दी है। सर श्रीमाली सर 1-1.5 साल से यहाँ हैं और उनके ऊपर बार बार केस हो चुका है कि उनके बदतमीजी क्या यहाँ इतना आलम खराब हो गया कि यहाँ 2 बजे के बाद अगर कोई भी मेजर अगर ऑपरेशन के लिए भी आता है तो उसको बोल दिया जाता है कि ओपीडी नहीं है, उसका इलाज नहीं होगा। मेरे लड़के को डेंगू है, 3 दिन हो गया, अभी तक उसको चक्कर आ रहा है, चक्कर ठीक नहीं हो रहा है और बहुत परेशान है लड़का, पढ़ने वाला लड़का है वो। यहाँ 2 बजे तक ओपीडी खुला रहता है। 2 बजे के बाद आने वाले मरीजों का इलाज हो पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अस्पताल के मुलाजिमीन ओपीडी बंद होने का हवाला देकर दूर दराज से आए मरीजों को वापस भेज देते हैं। अस्पताल के मरीज अस्पताल में सही इंतजाम न होने से परेशान हैं। डेंगू हो गए, यहाँ पे इलाज कैसे कर रहे हैं? इलाज में ठिकाना नहीं, ठीक नहीं। डॉक्टर सवेरे का आए उसके बाद आए नहीं है। पिछले 6 महीनों की तुलना में हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर के तुलना में कंपेयर करें तो बहुत सुधार है, लेकिन ये है कि भाई पेशेंट की संख्या बहुत अधिक है और जो है डॉक्टरों को मैंने निर्देश भी दिया है कि संयमित रहे। पेशेंट आते हैं, परेशान होकर आते हैं तो उनसे रफ व्यवहार ना हो। बहरहाल अफसरान और मुलाजिमीन की लापरवाही की वजह से यह अस्पताल लोगों को इलाज की सहूलत देने के बजाय परेशानियां बढ़ा रहा है। बावजूद इसके बालोद इंतजामिया को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बालोद से न्यूज़ 18 के लिए संतोष साहू की रिपोर्ट।